हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिद्धवेद के इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेके। एक वीडियो में पहले ही इसके बारे में बना चुका हूं जो आपके पास 5.1 से रिलेटेड थे, जिसमें मैंने आपको आरबीएसई और बीएसईआर यानी कि एनसीईआरटी बुक और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, इन दोनों की जो बुक थी उससे रिलेटेड कुछ सम्स करवाए थे। सो 5.1 के बाद में अब हम बात कर रहे थे 5.2 की। 5.1 में आपने एपीए से रिलेटेड कुछ बेसिक सीखे थे। 5.2 में आप सीखेंगे इसको थोड़ा सा आगे के लेवल पे। सो चलिए बात करते हैं 5.2 में बेसिक। सबसे पहले आपको क्या चीज सीखनी है, तो 5.2 में आपको एक फॉर्मूला सीखना है, दैट इज एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना सीखना है। अब इन सब में क्या क्या थे, तो सबसे पहले बात तो एपी की कर लेते हैं। एपी क्या थी, तो जैसे मैं एपी ले लू 6, 10, 14, 18, 22, तो मान ले तो मैंने एक एपी ली। तो इस एपी में कौन कौन सी चीजें क्या थी, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर ले। आपको जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, किसी भी एपी का सबसे पहला टर्म जो होता है वो आपके पास होता है ए। एपी में कितना गैप चल रहा है, एक फिक्स गैप के साथ हमेशा एपी चलती है, तो वो जो गैप होगा वो होगा आपका डी। सो फिलहाल डी आपके पास चल रहा है 4। नेक्स्ट, एपी का जो भी लास्ट टर्म है या nth टर्म की जो वैल्यू है उससे बोला जाता है ए एन, जो फिलहाल मैंने लिया नहीं है। कुछ भी करते हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ 250 होता तो आपके पास एन हो जाता है 250। और एन का मतलब होता है कौन से नंबर के टर्म के बारे में बात करें। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं 22 की, तो 22 आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे है। सो एन का मतलब होता है कि कौन से नंबर के टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तो सबसे पहला जनरल आइडेंटिफिकेशन था, जिसकी डिटेल मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाइए, अपना थोड़ा टाइम यूज कीजिए। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन उसमें आपके 5.1 के सारे सवालों का जवाब जरूर है। सेम तरीके से मैं 5.2 के भी सारे सम्स का आपका जवाब दूंगा, सॉल्यूशंस दूंगा। सो देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं शुरू कर रहा हूं फिलहाल एनसीईआरटी बुक से। 5.2 आपको जो पहला सम दिया गया है वो आपके पास एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है, फिल करना है। तो इस टेबल में से मैं एक दो सम आपको बताता हूँ, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। तो जैसे पहला सम आप देखेंगे जिसमें आपको दिया है a is equal to 7, d is equal to 3, n is equal to 8 और an आपको फाइंड करना है। सो आपको कोई मतलब नहीं है, इनमें से कोई भी डिजिट अगर आपको फाइंड करनी हो ना, कोई भी चीज अगर आपको फाइंड करनी हो, आपको सिंपल से ये एक ही फॉर्मूला लगाना है, उस एक ही फॉर्मूला से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो देखिए an की वैल्यू मेरे पास नहीं है, रहने दो। a की वैल्यू मेरे पास है 7 प्लस n माइनस वन, n है आपके पास 8 माइनस वन इंटू डी है आपके पास 3। तो क्योंकि आपको an की वैल्यू चाहिए तो an को यहीं रहने दो। n is equal to 7 प्लस, तो आप देखेंगे 8 माइनस वन हो गया आपके पास 7, 7 3 is 21, सो an is equal to 28। ये हो गया आपके पास में पहले सम का आंसर। काफी ज्यादा इजी था इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता। एक और सम देखें आप। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं इसका थर्ड, जिसमें आपको a फाइंड करना है। a दे नहीं रखा, क्वेश्चन मार्क। देन d है आपके पास -3, n है 18 एंड a है ना आपके पास -5, an -5। सो मान लेते हैं ये सब में। अगेन द थिंग इज आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखें an की वैल्यू आपके पास दे रखी है -5 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं होगी ध्यान रखना उसे एज इट इज छोड़ दें। a प्लस n माइनस वन, n है आपके पास 18 माइनस वन इंटू डी है आपके पास में -3। तो अगेन क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैं a को तो यहाँ रखूंगा। ध्यान रखना जिस भी चीज की वैल्यू चाहिए होती है उससे वहीं रखो, बाकी सबको रवाना करो इक्वल के दूसरी तरफ। सो a यहीं पड़ा रहने दो -5। अब आप देखेंगे सबसे पहले तो ये कि 18 माइनस वन हो गया 17। 17 से ध्यान रखना इसे माइनस नहीं करना, क्योंकि ब्रैकेट खोलने के लिए मल्टीप्लाई में बैठा था। 17 की आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो जाएगा माइनस का 51। ओके ना, माइनस का 51 जैसे इधर आएगा वो जाएगा प्लस का 51 इज इक्वल टू a। तो फाइनल आपके पास हो जाएगा 46। a की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 46। सो इसी तरह से बस आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है और आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत रहेगी नहीं, आप इस पूरी टेबल को इसी तरह से फिल कीजिएगा। कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको सॉल्यूशन वहां पे जरूर बताऊंगा। चलिए इसके नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और क्योंकि मैं एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड सम की बात कर रहा हूँ, तो जो राजस्थान बोर्ड की इस वक्त बुक चल रही है तो वो स्टूडेंट्स भी इनको जरूर देखते रहें, क्योंकि आपके भी जो सम्स है वो कहीं ना कहीं यहीं से निकलता है। इसी टाइप के सारे सम्स होते हैं। अगर आपको कुछ भी एडिशनल क्वेश्चन देंगे तो इसी तरह के दिए जाएंगे।
और इस लेसन में इजी से समझने वाली बात इतनी ही है आपके पास में कि जितने भी सम है मोस्ट ऑफ सारे के सारे सम इस एक ही फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, एक दो सवाल जरूर आएंगे जिसके लिए आपको कोई और फॉर्मूला यूज करना, वो भी इसी फॉर्मूला का एक दूसरा फॉर्मेशन है, सो वो भी देख लेंगे। तो फिलहाल चलिए इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आपका सम नंबर 2 देखते हैं। तो सम नंबर 2 में भी आपको इसी तरह से दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्चुअल में सवाल तो सेम है, बस वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको इक्वेशन में चेंज करना है। सो सम इज 30th टर्म। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज जरूर सिखाना चाहूंगा कि इस पूरे चैप्टर में आप कई बार जो है कंफ्यूजन में आएंगे एन, ए एन और एक तीसरा कैरेक्टर आएगा एस एन को लेके। हाँ, क्योंकि अभी तक आपके पास इस टॉपिक में आया नहीं है, 5.3 में आएगा, इसमें एस एन के बारे में भी बात नहीं कर रहा, बात करते हैं एन और ए एन को लेके। तो देखो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कि ये कौन से नंबर की टर्म है, और ए एन का मतलब होता है उसकी वैल्यू, जिस भी टर्म के बारे में बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू। सो कोई भी नंबर आपको सम में ये यूं दिख जाए ना, लाइक 30th टर्म, 8th टर्म, 3rd टर्म, तो आपको साफ पता लगता है हमेशा नंबर से लगाता है कि हाँ इतने नंबर का टर्म है, तो उसको हमेशा बोलता है एन। तो देखिए अब आपको करना है कि आपको सिंपल से काम करना है, सम को आराम से पढ़िए। ये मेरी तरफ से आपके पास एक काइंड ऑफ की होगी कि किसी भी सम को आप कभी भी एक बार में मत पढ़ो, उसको टुकड़ों में पढ़ो, जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है टुकड़ों में वो नोट करते चलो। तो देखो सेकंड का जो फर्स्ट है वो सम मुझे बोल रहा है 13th टर्म ऑफ एन एपी, मुझे 30th टर्म फाइंड करनी है। सो एन हो गया मेरे पास 30, ध्यान रखना जिसके पीछे टी एच आर डी यानी ये 30, 3rd इस तरह की डिजिट लग जाती है तो समझिए वो एन है। तो एन आपको दे रखा है 30, एपी ने मुझे दी है 1074, ठीक है। तो देखो क्योंकि एपी दे रहा है 1074, आपको पता है किसी भी एपी का सबसे पहला टर्म जो होता है ए, यानी ए है आपके पास यहाँ 10। नेक्स्ट इनके बीच का आप गैप देख लें, गैप के लिए मैंने आपको बोला हमेशा दो डिजिट को लेस करो, तो आप गैप लेंगे 7 - 10 करके माइनस का 3, आपको गैप मिल गया यहाँ पे -3। और कुछ आपको चाहिए नहीं, आप सिंपल सा बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सो ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास में, तो सामने आपको एन की वैल्यू दी नहीं है, फाइंड करनी है। एन इज इक्वल टू ए है आपके पास 10 प्लस n - 1, n है आपके पास 30 -1 इंटू डी है हमारे पास -3। सो फाइनली 10 प्लस 30 -1 हो गया आपके पास 29, 29 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 29 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 87। सो 10 प्लस माइनस 87, तो ये भी चीज मैं बता दूं आपको कि प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लाई करता है तो हमेशा माइनस आता है। सो फिलहाल 10 - 87 आप करेंगे, आपको मिलेगा माइनस का 77, क्योंकि बड़ी डिजिट आपकी रह जाएगी माइनस के, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ -77। ठीक है, तो शायद किसी तरह की दिक्कत नहीं रही होगी, सिंपल सा काम है, बस आप इसको इक्वल के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे चीजों को ले जाएंगे और आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। इसका सेकंड सम करोगे तो सेकंड सम भी इसी तरह से है, बस अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो उसको जरा मैं क्लियर करवा देता हूँ, बाकी अगेन द थिंग सॉल्यूशन तो आप ही करेंगे। तो देखो सेकंड का जो सेकंड सम आपको बोला 11th टर्म ऑफ एन एपी, आपको 11th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअल में, यानी कि ए एन फाइंड करना है। क्या है नहीं पता, 11th पीछे टी एच लिखा है मतलब एन है, वो एन आपको दे रखा है 11, एन एपी आपको दे रहा है 3 -3 -½ -3 -½ 2, ये आपको एपी दे रखी है। तो अगेन द थिंग है, सबसे पहले नोट कर लो क्या क्या है। आपको पता है कि ए है आपके पास माइनस का 3, डी आपको चाहिए तो डी आप दो लगातार टर्म्स को लेस करेंगे, -½ इसमें से आप लेस करेंगे माइनस का 3, और ध्यान रखना हमें क्योंकि माइनस करना है, हम माइनस करने के लिए अपनी तरफ से एक माइनस लगाएंगे, और ये डिजिट पे भी पहले से माइनस पड़ा है। सो माइनस माइनस जब भी होता है तो आपको पता है दो माइनस मिलके जो है प्लस कर लेते हैं। सो -½ + 3, तो 3 में से आप जैसे हाफ लेस करेंगे आपको मिलेगा 2.5। ठीक है, इसका आप चाहें तो 2.5 करके भी लिख सकते हैं, और बड़ी डिजिट प्लस की थी, दैट इज आपका डी हो गया प्लस का 2.5। नाउ सिंपल सा काम, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। आपको ए एन की वैल्यू चाहिए, ए एन इज इक्वल टू ए है आपके पास में -3 प्लस n - 1 इंटू डी, डी चाहो तो 2.5 यूं लिख लो, चाहो तो आप इसकी जगह पे इस मिस फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, यानी आप इसे 5/2 भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहें तो इसे 2.5 करके भी लिख सकते हैं। चॉइस इज योर्स, आपको जैसा भी पसंद आए, ठीक है, क्योंकि सबकी वैल्यू एक ही है। ठीक है, तो आगे चलिए, -3 11 - 1 ये हो गया आपके पास में 10, 10 की अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करें या 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो होता है आपके पास 25। सो 25 - 3 हो गया आपके पास 22, ये हो गया फाइनल इसका सॉल्यूशन। इस तरह से इसका भी एन आपने निकाल लिया। आई होप सो किसी तरह की दिक्कत नहीं रह रही होगी।
चलिए अगले सम पे चलते हैं। अगले समय भी रहेगा तो सारे का सारा सेम, जैसे मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखो, इस पूरे चैप्टर में एक ही एक तरीके से आपको सॉल्यूशन लेना, बस क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कुछ ना कुछ देता रहेगा, आप बस क्वेश्चन देखें और सॉल्यूशन निकालते रहें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बोल रहा है 2-26, ठीक है, तो ध्यान से देखें 2-26 ये इसका पहला क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। अगेन पहले यहां से इन्फॉर्मेशन गैदर करो क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं आपकी पहली टर्म है, यानी ये हो गया a इक्वल टू 2। देन सेकंड टर्म आपको नहीं दे रखी, वो पूछी है इसने आपसे, तो a2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड टर्म यानी a2, ये आपके पास थर्ड टर्म जो दे रखी है इसने, a3 इज इक्वल टू 26। तो जब भी इस तरह के सम होंगे मैं फिर से बोलूंगा, आपको जो चीज दे रखी है ना, जो गिवन है, आप उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो देखो a आपको दे रखा है 2, a2 नहीं पता, a3 का फॉर्मूला दे रखा है 26। सो एक होगा कि आप फॉर्मूला से सॉल्व करो, दूसरा तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले। 2 और 26 इनके जस्ट बीच के डिजिट क्या हो सकते हैं, ठीक है, या तो कॉमन सेंस के थ्रू आप जवाब दें, वरना चलिए बिना कॉमन सेंस के ना फॉर्मूला के थ्रू हम बात करते हैं ना, कैसे करते हैं, क्योंकि आपको कॉपी में तो सॉल्यूशन फॉर्मूला के थ्रू ही देना पड़ेगा। तो लेट्स सी, तो देखो a3 आपको दे रखा है, a3 के जस्ट नीचे आप a3 का फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज सीखना, कोई भी नंबर मैं दूं, जस्ट लाइक आपको a10 का फॉर्मूला चाहिए, आपको a50 का फॉर्मूला चाहिए, आपको a101 का फॉर्मूला चाहिए, ऐसे किसी भी टर्म की वैल्यू अगर आपको चाहिए, उसका फॉर्मूला चाहिए, बहुत ज्यादा इजी, आप सिंपल से काम करें, a प्लस डी। देखो फॉर्मूला तो एक्चुअली वही था जो मैंने पहले लिखा था, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर, कौन से नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, उस एन में से एक कम कर रहे हो ना, -1 कर रहे हो, तो सीधा इन ले आओ ना। a10 का फॉर्मूला चाहिए तो आप करें a प्लस 10 में से एक कम कर लो 9d, ठीक है, तो ये हो गया a10 का फॉर्मूला। आप डायरेक्टली बोले a प्लस 9d, आपको ये लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। सेम एज a50 का फॉर्मूला चाहिए, आप बोलोगे a प्लस 50 में से एक कम कर लो 49d। आपको a101 का फॉर्मूला चाहिए तो आप करेंगे a प्लस 101 में से 1 लेस कर लो 100d। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बनाना आप जरूर सीख लें, काफी ज्यादा ईजी रहेगा, अच्छा रहेगा। नाउ क्योंकि मेरे पास a3 है, जो मैंने बोला जो चीज दे रही है उसका फॉर्मूला अप्लाई करें, a3 के नीचे a3 का फॉर्मूला रख दें, a3 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 2d, जैसा भी मैंने आपको सिखाया था, ये a3 के नीचे a3 की वैल्यू, इक्वल के नीचे इक्वल, 26 के 26। नाउ a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। नाउ 2d इज इक्वल टू 26 प्लस का 2 आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो हो जाएगा आपके पास माइनस का 2। सो d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 आप करेंगे 24 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई कर 2 नीचे आ गया, फाइनली ये डी आ गया आपके पास 12। डी का मतलब क्या था हमारे पास, डी का मतलब था हमारे पास डिफरेंस, यानी कि गैप, कि कितने के गैप से डिजिट जो है आगे बढ़ेंगे। सो देखो पहली डिजिट थी 2, 2 के बाद में 12 का गैप है, तो 2 के बाद 12 के गैप से क्या आता है 14, 14 के बाद आप देख सकते हैं 12 के गैप से आएगा 26, जो ये पड़ा, यानी कि हमारा फिलहाल जवाब सही है। तो यहाँ पे आपके पास a2 क्या आएगा, a2 आएगा 14। इज इट क्लियर, ठीक है, तो आई होप सो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो अभी हम और आगे करेंगे। चलिए और सवाल देखते हैं ऐसे, हम करते हैं इसका, चलिए पहले थर्ड करते हैं, 5-9.5, ठीक है, तो ये आपको सामने देखा है 5-9.5। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर से कुछ मत करो, सबसे पहला काम आप करेगा, आप नोट करें क्या क्या दे रखा है आपको। a दे रखा है 5, आपको a1 a2 a3 a4 दे रखा है 9.5, और आपसे पूछा है a2 और a3 क्या है, बीच के दो टर्म्स पूछे हैं। तो मेरा तो काम सिर्फ इतना है, मुझे जो चीज दे रखी होगी मैं उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे a4 दे रखा है, मैं a4 का फॉर्मूला रखूंगा। a4 का फॉर्मूला क्या था आप बताओ जरा, अभी मैंने आपको सिखाया था क्या करना है, a प्लस एक डिजिट कम कर दो जो भी नंबर है उसमें से, और d। सो a प्लस 4 में से कम कर लेंगे 3d इज इक्वल टू 9.5। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देता है, 9 2 18, 18 प्लस 1 19, 19/2, वरना आप चाहो तो 9.5 भी कर सकते थे, अगेन चॉइस इज योर्स, आपको क्या पसंद आए। सो फाइनली आगे चलते हैं, a की वैल्यू है आपके पास 5, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, 3d इज इक्वल टू 19/2, प्लस का 5 है दूसरा जाएगा -5 करवाएगा, 3d इज इक्वल टू, आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। सो मैंने एलसीएम ले दिया सीधा 10, 3d इज इक्वल टू 9/2, 3 से आपका 9 सॉल्व हो जाएगा 3 टाइम, तो फाइनली d है आपके पास 3/2। और 3/2 अगर आप सॉल्व करें तो वैसे आपको पता होना चाहिए 1.5 होता है, ठीक है, यानी d है हमारे पास 1.5।
तो क्योंकि डी हमारे पास 1.5 है तो 1.5 के गैप से इसको आगे चला के देखते हैं। तो देखो 5 के बाद 1.5 के गैप से क्या आएगा 6.5। तो चाहो तो उसे 6.5 लिख दो, वरना 6.5 कर दो, क्योंकि आपको पता है हाफ और 0.5 एक ही बात है ना। तो 5 6.5 फिर 1.5 का गैप आगे ले जाओ, क्योंकि डी का मतलब तो है यही गैप है ना। तो 6.5 के बाद अगर मैं 1.5 का गैप लू, 1.5 का गैप लू, तो मेरे पास आएगा 8 के बाद आ जाएगा 9.5। तो फिलहाल इन दोनों की वैल्यूज होगी हमारे पास 6.5 एंड 8। शायद समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो वीडियो को जरा पीछे करो, रिवाइंड करके वापस देख लो, सिंपल। चलिए अगले सवाल पे चलता है। ओके तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। तो नेक्स्ट सम हमारे पास है, यानी कि इसका जो सेकंड सम है -13-3। ठीक है, तो ये सम हमें सॉल्व करना है। अब इस सम में हमें क्या दे रखा है पहले तो वो नोट करें। तो देखो ए आपको नहीं दे रखा, ठीक है, आपको दे रखा है 8 2 13 और A4 दे रखा है 3। तो जैसे मैं हर बार बोल रहा हूं, जो चीज दे रखी है उसका फॉर्मूला अप्लाई करो। तो देखो आपको A2 दे रखा है, A2 का फॉर्मूला A2 के जस्ट नीचे लिखे A+1D। ठीक है, आपको बताया था एक डिजिट कम करके लिखते हैं A+1D इक्वल टू 13। अब क्या क्योंकि यहाँ पर A की वैल्यू आपके पास नहीं है, D की भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो एक काम करो A4 भी तो दिया है ना, उसका भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A4 का फॉर्मूला आपके पास आएगा A+3D। ठीक है, ध्यान रखें मैं बार बार याद दिला रहा हूं, A+D कितनी डिजिट है उसे कम कर लेना, तो 4 था इसलिए 3D इक्वल टू 3। अब मेरे हिसाब से अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो आपको याद आएगा कि आपको आपके चैप्टर 3 में, जहां पे आपका असल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसमें आपको सिखाया गया था कि अगर आपके पास 2 इक्वेशंस होती है जिनमें 2 अलग अलग वेरिएबल्स होता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कई सारे मेथड आपको सिखाए गए थे। तो उनमें से सबसे इजी जो मेथड आपके पास रहता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेट कर देते हैं इसे। तो आप क्या काम करेंगे, सिंपल से काम करें, इस इक्वेशन को इधर रख दें A+D इज इक्वल टू 13। एलिमिनेशन मेथड में आप ये काम करते हैं कि ए या डी किसी ए को आपको एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट आप उसे करते हैं जो जिसकी वैल्यू जो इक्वल आ चुकी होती है। देखो दोनों ए की वैल्यू फाइनली इक्वल ही है, दोनों 1A है। और एलिमिनेट करने के लिए भी कंपलसरी है कि आपके पास दोनों डिजिट्स के साइन अपोजिट हो। जैसे भी ये दोनों प्लस के हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम नीचे की पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो मैं फिलहाल एलिमिनेशन मेथड को एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो आपने चैप्टर 3 में सीख रखा होगा। सो प्लस ए माइनस ए गया, 3D माइनस डी आपके पास हो गया 2D इक्वल टू 3 माइनस 13 हो गया आपके पास माइनस का 10। नाउ फाइनली डी आपके पास आ जाएगा -10/2 करके माइनस का 5। ठीक है, ये मिल गया आपको डी। इस डी को आप इधर प्लेस कर लें, a प्लस डी की जगह रखेंगे -5 इक्वल टू 13। a माइनस का 5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस करवाएगा, तो ये हो गया 13 + 5 18। तो आपको a मिल गया यहाँ पर 18। सो अभी हमारे पास a भी है और d भी है। d का मतलब क्या होता है, गैप, कितने तक के गैप से चलना है। तो देखो a हो गया 18 है ना, सबसे पहली डिजिट है मेरे पास 18, क्योंकि a का मतलब ये होता है फर्स्ट टर्म। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि d है -5, तो आप चेक कर सकते हैं 18 में आप -5 करेंगे तो आपको मिलेगा 13। देन 13 में आप -5 कर ले, -5 करके आपको मिलेगा 8 में आप -5 करके देख लें आपको मिल रहा है 3। इट मींस ये सम सही है। तो इसी तरह का एक और सवाल कर लेते हैं, बाकी आप खुद देखिएगा। मैं कर लेता हूं इसी तरह का एक और सवाल, इसका फिफ्थ सम। ठीक है, फोर्थ आप खुद ही करिएगा। तो फिफ्थ में क्या दे रखा है, -38 -22। सो सिंपल सा काम फिर से देखो क्या क्या दे रखा है। देखो A1 आपको नहीं दिया, A2 आपको दे रखा है 38, देन A1 A2 A3 A4 A5 A6 आपको दे रखा है माइनस का 22। अभी काम फिर से वही रहेगा, जो चीज दे रखी है उनको यूज करते हैं, उनका फॉर्मूला रखते हैं। सो A2 का फॉर्मूला आप रखें A+1D इक्वल टू 38। इधर से A6 का फॉर्मूला रखोगे A+5D इक्वल टू माइनस का 22। नेक्स्ट थिंग आप दोनों का करेंगे एलिमिनेशन। सो A+D इक्वल टू 38, दोनों a इक्वल है, नीचे वाली पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दो, a से a गया, 5d माइनस डी हो गया 4d इक्वल टू माइनस का 22 और माइनस का 38। ध्यान रखना क्योंकि अब हम इसका साइन चेंज कर चुके हैं, माइनस है। सो -28 माइनस का 22 और माइनस का 38, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ऐड करके हो जाएगा माइनस का 60 होने के बाद में d इक्वल टू मल्टीप्लाई का 4 है, डिवाइड में जाएगा तो 4 से 60 डिवाइड करके आएगा -15। सो फाइनल मुझे इतना पता लगे d है मेरे पास 15 है, गैप रहेगा यहाँ पर 15 का। इस d की वैल्यू का आप प्लेस कर ले यहां। सो
a प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू माइनस का 15 है, जब दूसरा जाएगा तो प्लस करवाएगा, तो 38 प्लस 15 आप करेंगे, वो हो जाएगा आपके पास 53, यानी कि पहली डिजिट आएगी आपके लिए 53। ये हो गया 53। तो आप चेक कर लें -15, तो 53 में अगर आप -15 करते हो तो आपको मिलता है 38। 38 में अगर आप -15 कर लें तो आपको मिलेगा 23। 23 में आप -15 करें आपको मिलेगा 8। 8 में आप -15 करें आपको मिलेगा -7। -7 में -15 करें तो आपको मिलेगा -2। तो सर से भी डिजिट कंप्लीट। चलिए अगले सम की ओर चलते हैं। सो अगला सम हमें क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या बोल रहा है, विच टर्म, कौन सी टर्म। तो मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आपसे? वो आपसे एन पूछ रहा है, एन पूछ रहा है या कुछ और पूछ रहा है। तो विच टर्म, कौन सी टर्म। तो विच टर्म ऑफ एपी इज 78। ये फाइनली आपसे टर्म का नंबर पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि एन मांग रहा है आपसे। सो पहला काम तो वही जो हमें दे रखा है नोट कर लो। आपको एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 अप टू 78। तो मुझे क्या क्या मिल रहा है? मुझे यहां से a मिल रहा है 3। आप d निकाल सकते हैं, इनको माइनस करके d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। लास्ट टर्म ध्यान रखना, लास्ट टर्म को हम an से शो करेंगे। ये हो गया 78। बचा क्या? n, जो आपको फाइंड करना है। अगेन सिंपल सा काम, आपका an वाला फॉर्मूला मैं नहीं कर रहा, आप खुद ही कर रहे हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको n की वैल्यू चाहिए। चलो एक काम करते हैं, एक सवाल मैं दिखाई देता हूं, उसके बाद मैं नहीं करूंगा, आप खुद करते रहेंगे। सो an की वैल्यू आपके पास 78 इज इक्वल टू a है आपके पास 3 प्लस n फाइंड करना है, d है हमारे पास 5। क्योंकि मुझे n फाइंड करना है तो ध्यान रखना n के अलावा जो भी डिजिट है सबको मैं दूसरा भेज दूंगा। प्लस का 3 जब दूसरी जगह, आप देखो यहाँ पर एक सीखने वाली बात, आप ये भी देख सकते हैं सर मैं 5 को पहले भेजूं कि 3 को पहले भेजूं, या दोनों में से किसी को भी पहले भेज दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको n फाइंड करना है और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में लग रहा है, तो ध्यान रखो ये लास्ट में जाएगा, यानी ये 5 अभी नहीं जाएगा, पहले आप प्लस का 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे। सो प्लस का 3 आप दूसरा भेजोगे तो माइनस करवाएगा, तो 78 माइनस 3 हो गया आपके पास 75। अब आप इस मल्टीप्लाई के 5 को आप नीचे भेजें, अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 से 75 आपके पास गया 15 टाइम, और माइनस का 1 जैसे इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, तो फाइनली हो गया 16। तो n इज इक्वल टू 16, दिस इज योर आंसर। है ना इजी? तो इसी तरह से इसके बाकी भी सम सारे इजी ही रहेंगे, एक ही फॉर्मूला है जो आपको बार बार लगाना है यहाँ। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगले सम के बारे में बात करते हैं। सम नंबर 5 आपको बोला फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या मांग रहा है वो? n की an, an नहीं, वो मांग रहा है आपसे n, नंबर ऑफ टर्म n। सो आपको जो एपी दे रखा है उसमें n आपको फाइंड करना है। देखो पहली एपी में आपको 7, 13, 19, तो आप पहले यहां से निकाल ले, a आपको मिल जाएगा 7, d आप निकालेंगे 13 माइनस 7 करके, आपको d मिलेगा यहाँ पे 6, और लास्ट में आपको 205 जो दे रखा है वो है an। सो सर से आपको an मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, आपको n फाइंड करना है जैसा अभी मैंने फाइंड किया था। सेम अगला सवाल है 18, 15 एंड हाफ, 13 अप टू -47। तो देखो a है आपके पास 18, अब d निकालेंगे, d हो जाएगा 15 एंड हाफ माइनस 18 करेंगे आप, तो ये आपको मिलेगा माइनस का 2 एंड हाफ। ठीक है, आप माइनस करेंगे, माइनस करके सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट है आपके पास में an है माइनस का 47, तो इस तरह से आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम तरीके से अप्लाई करना है, और आपको इसका n निकालना है। मैं बात करता हूं उसके अगले सम की। तो अगला सम आपको बोला चेक वेदर, यानी चेक करो, श्योर नहीं है, चेक करो, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, कि -150 इस एपी का टर्म है कि नहीं। तो ओके लेट्स सी। तो जो एपी दे रखी है उसके साथ काम कीजिए। एपी आपको दी है 11852, 11852। ये बोल रहा है कि माइनस का 150 ये इसका टर्म है कि नहीं है। तो ध्यान रखना ये दिया नहीं है, पूछ रहा है कि नहीं है, लेकिन तरीका सारा सेम रहेगा। वही आपके पास a है 11, d है आपके पास 8 माइनस 11 करके माइनस का 3, ये आपके पास है an, आपने n फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला। तो मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास माइनस का 3। सो पहले प्लस का 11 इधर आएगा, माइनस करवाएगा, तो माइनस और माइनस का 150 और माइनस का 11 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 161। मल्टीप्लाई में है -3 जो आ जाएगा आपके पास, अपॉन में सामने रहा n माइनस 1, माइनस से माइनस गया, 3 से आप 161 को सॉल्व करेंगे। जैसा आप सॉल्व करेंगे तो ये देखो 53.33 अनलिमिटेड चल रहा है, इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, माइनस का 1 आप इधर लेके आएंगे, हो जाएगा प्लस का 1, तो होगा 54.33 इज इक्वल टू n। सबने ये बोला था आप चेक करो कि ये पॉसिबल है कि नहीं है।
सो पॉसिबल है कि नहीं, कैसे बता, देखो n आपके पास है 54.33, यहां पर एक नई चीज है आपके पास सीखने के लिए। क्या, देखो मैंने आपको बताया था n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कि कौन से नंबर की टर्म है। देखो पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। आप ऐसा कभी बोलेंगे कि सर ये 2.5 नंबर की टर्म, भाई टर्म तो कंप्लीट नंबर में होती है ना, या तो पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये 1.5 नंबर की कौन सी टर्म होती है। मैं एक जबरदस्त एपी बनाऊं, 10, 20, 30, 40 अप टू 100। आप मेरे को बोलोगे सर ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, आप ऐसे बताओगे। आप ये तो नहीं बोलोगे सर ये जो है 4.5 टर्म है, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो ध्यान रखना, एन कभी भी यहां पर पॉइंटों में पॉसिबल नहीं है, ना ही माइनस में पॉसिबल है, क्योंकि पॉइंट का मतलब इनकम्प्लीट नंबर, और माइनस का मतलब जीरो से भी छोटा। तो भाई सबसे पहले हमारे पास पहला टर्म होता है, पहले टर्म से पीछे कहां जाओगे तुम। सो फाइनली एन ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में एन की वैल्यू कभी भी पॉइंट में या माइनस में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझ जाना वो एपी पॉसिबल नहीं है, या फिर आपका सॉल्यूशन गलत है, या वो एन पॉसिबल नहीं है जो जिसके बारे में बात करते। तो फिलहाल इसने पूछा था क्या -150 इसकी टर्म हो सकती है, एन आपके पास पॉइंटों में आ गया, यू हैव टू से दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब ज्यादातर सम ध्यान रखना जिनमें मुझे जरूरत नहीं पड़े एक्सप्लेन करने की, मतलब कि सॉल्व करने की, तो मैं तो सॉल्व नहीं करके आपको सिर्फ बताता रहूंगा, आप सॉल्यूशन लेते रहिएगा। सो नेक्स्ट टर्म है आपके पास, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। देखो ये बोल रहा है 31st टर्म फाइंड करो, तो 31st टर्म को लिखेंगे कैसे भाई, सेकंड टर्म होगी तो आप लिखते हो A2, आप अगर आपके पास 10th टर्म है तो आप लिखेंगे A10, आपके पास 100th टर्म है तो आप लिखेंगे A100। वैसे ही सर बोला फाइंड द 31st टर्म, आप 31st टर्म फाइंड करें, मतलब बोल रहे हैं A31 आपको फाइंड करना है। ओके, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38। ध्यान से, whose 11th टर्म, जिसकी 11वीं टर्म, 11th टर्म इज 38, ये लो भाई 11th टर्म 38, एंड 16th टर्म इज 73, ये बोला 16th टर्म इज 16 है आपके पास 73। तो ठीक है, इसका A31 फाइंड कर दीजिए। तो पहले तो एक काम कीजिए ना, आप खुद सोचिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि इस तरह का सवाल आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो फिलहाल मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ हिंट याद दिला रहा हूं, बाकी आप खुद करेंगे। आपको क्या बताया हुआ है, जो चीज देर की होता है उसका फॉर्मुला अप्लाई करता है। तो आप देखो A11 का फॉर्मुला रखेंगे A + 10D = 38, A16 का फॉर्मुला रखेंगे A + 15D = 73। अब देखो ये आपके पास दो इक्वेशंस होगी जिनमें दो दो वेरिएबल है, थोड़ी देर पहले जिसमें डैश डैश दे रखे थे उन सम्स का आपने सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड से। तो आप यही काम करेंगे, इधर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, यानी इस इक्वेशन को इसके नीचे ले आओगे, A + 10D = 38। आगे मैं नहीं बता रहा, यहां से आपको D मिल जाएगा, D जो भी आएगा उस D को आप प्लेस करोगे यहां से आपको मिल जाएगा A। ठीक है, सो अब आप D भी निकाल चुके होंगे, आप A भी निकाल चुके होंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा A31 चाहिए, 31 का फॉर्मुला लगाओ A + 30D, जो भी वैल्यू थी A की और D के आप प्लेस करोगे और आपको मिलेगा फाइनली आपका A31। मैं जानबूझ कर सॉल्व नहीं कर रहा ताकि आप खुद इसे सॉल्व करें। हाँ, अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं होता तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में भी आपकी हेल्प कर दूं। ठीक है, तो काम मैं आपको आधे से ज्यादा बता चुका हूं, और अगर आपने अभी तक की वीडियो कंप्लीट देखी है तो मोस्ट प्रोबेबली आप सॉल्व कर जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सो नेक्स्ट हम आपको बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, की एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स है। तो क्या बोल रहा है, 50 नंबर बताया ना टर्म्स के, तो एन आपको दे रखा है 50। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ हिज थर्ड टर्म इज 12, तीसरी टर्म 12 है, थर्ड टर्म, तो ये हो गया A3 = 12। ओके नेक्स्ट, एंड 12th टर्म, सॉरी, एंड द लास्ट टर्म इज 106, जो इसकी लास्ट टर्म होगी। तो देखो 50 तो टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सी, 50वीं टर्म हुई ना लास्ट इसकी। तो फाइनली आपको उत्तर है A50 इसकी 106। आप समान क्या रहा है, फाइंड द 29th टर्म, आप इसके 29th टर्म बता दो क्या है। तो देखो सेम तरीके का सम है, A3 के लिए फॉर्मुला रखो A + 2D = 12, A50 के लिए फॉर्मुला रखो A + 49D = 106। ये इक्वेशन इसके नीचे लेके आओ, यहां से आपके पास वही D निकलेगा, D को ऊपर लेके आओ A निकलेगा, और उसके बाद में इधर फॉर्मुला अप्लाई कर लो A + 28D, और आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं अगले सम की तरफ। तो अगला सम आपके पास है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and 8, आपको थर्ड टर्म और 9th टर्म देगा। तो सबसे पहले काम तो लिखो थर्ड टर्म, यानी A3 आपको दे रहा है ये थर्ड टर्म 4, और 9th टर्म ये आपको बता रहा है -8।
कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म है आपके पास में 4n माइनस 8, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। एपी की कौन सी टर्म जब वो 0 होगी, आपको वैल्यू दी है इस वक्त, ध्यान रखना नंबर नहीं दिया, तो एन आपको दे रहे हैं फाइनली 0, बस ध्यान रखना वो एन है, एन नहीं दिया। विच टर्म, कौन सी टर्म 0 होगी, तो 0 तो उसकी वैल्यू है और आपसे पूछा एन है, विच टर्म नंबर पूछा है ना आपसे, तो एन आपसे पूछा है इसने। तो ठीक है, लेट्स सी। देखो पहला काम शुरुआत में फिर से वही रहेगा जो पिछले 3 सम से चल रहा है। आप a3 की जगह a3 का फॉर्मूला रखें, a + 2d = 4, इधर a9 का फॉर्मूला रखें, a + 8d = -8। देन इस इक्वेशन को इसके नीचे रखोगे, आपके पास में वही एलिमिनेशन के थ्रू d आएगा। देन उस d को आप यहाँ प्लेस करोगे, d जैसे आप यहाँ पे प्लेस करोगे आपको मिल जाएगा इधर a और d मिल गया। नाउ क्योंकि आपको an दे रखा है तो an के नीचे आप an का फॉर्मूला रख ले, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू में 0 जरूर रखना। अब देखो आप में से कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर आप खुद सॉल्व क्यों नहीं करते, तो क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है और इससे पहले भी वीडियो जो हमने की वो काफी लंबी हुई है, लंबी वीडियोस को देखना आप पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि आपके पूरी एक्सरसाइज इस तरह से सॉल्व हो रही है, सो मेरी तरफ से यही कोशिश है कि मैं आपको पूरी तरह से समझा दूं और सॉल्यूशन आप खुद लेते रहे। ठीक है, तो आप ट्राई करना, नहीं हो तो बोलना। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड किया, ए मिल गया आपको, डी मिल गया, देन an का फॉर्मूला लगा रहे हो, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। जो भी आपके पास a और d आया था वो इधर प्लेस कर लो, आपको n मिल जाएगा, सिंपल सा काम है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से n फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। कोई सम अगर मुझे लगेगा स्पेशल है, थोड़ा हार्ड है, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा पूरे सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट सम पे अगर आप जाएं तो नेक्स्ट सम आपको बोल रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी। ध्यान से अब, ठीक है, जो सवाल बोल रहा है मैं उसे लिखूंगा। 17th टर्म, 17वीं टर्म यानी A17 के बारे में बात कर रहा है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द, एक्सीड का मतलब एक्स्ट्रा होना, इस 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, अपनी 10th टर्म से 10वीं टर्म से एक्सीड करता है, इससे एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है भाई, 7 एक्स्ट्रा है, +7। ठीक है, तो बीच में कोई साइन नहीं है, इक्वल, यानी कि ये बोला 17th टर्म आप अपनी 10th टर्म से 7 एक्स्ट्रा है, मैंने इस तरह से इक्वेशन बना दी। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मुझसे पूछे डी बता दो क्या है इसका। सो अगेन मुझे कुछ अलग से नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना से काम करना है, जो चीज दे रखी है मैं उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो मुझे ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में फॉर्मूला अप्लाई करो, A17 के नीचे A17 का फॉर्मूला दैट इज a + 16d, इक्वल के नीचे इक्वल, A10 का फॉर्मूला आप रखेंगे a + 9d सॉरी +7। तो जैसा ऐसा दिया मैंने वैसा वैसा कर लिया। अभी आप देखें, ये प्लस का a है, दूसरा जाएगा -a हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लस a - सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने काट दिया। प्लस का 9d इधर आएगा, -9d करवाएगा, तो 16d - 9d = 7। 16d - 9d हो गया आपके पास 7d = 7, तो d से 7 से 7 गया, d बच गया आपका 1, तो इसने आपसे d मांगा था, d आ गया सिंपली 1। ठीक है, तो ध्यान रखना, बस इजी काम, इक्वेशन बनाओ और जो चीज दे रखी है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लो। आगे चलते हैं, काफी ज्यादा इजी चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, क्या बोल रहा है वो। नेक्स्ट हम आपको बोल रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी। तो देखो ये आपको एक एपी दे रखी है 315 27 अप टू कुछ भी नहीं दिया, मतलब विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। पहला काम इसकी इक्वेशन मतलब बोलना क्या चाह रहा है, तो देखिए बोला विच टर्म, कौन सी टर्म, मतलब एक तो चीज इसने पूछा आपसे n, एन आपसे मांग रहा है, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो बोले विच टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी की कौन सी टर्म जो इसने बताई नहीं है, मान लेते हैं एन, तो इस एपी की कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर, 132 एक्स्ट्रा होगी, प्लस का 132 किस से, 54th टर्म से, तो 54th टर्म को आप लिखोगे A54, तो फाइनली ये बनी आपकी इक्वेशन। और मैं नहीं बोलता, आप खुद बताओ ना क्या करना है इसका, आप हर सवाल में एक ही जवाब दो, सर इक्वेशन में जो चीज दे रखी है उसकी वैल्यू प्लेस कर लो। तो an दे रखा है, an के नीचे n का फॉर्मूला रखें, यहाँ फॉर्मूला आएगा a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू A54 का फॉर्मूला आएगा a + 53d + 132। ठीक है, तो देखो फिर से प्लस a गया, क्यों गया आप जानते हैं अच्छे से, प्लस का जब दूसरा जाएगा तो माइनस करवाएगा, a चला गया यूं ही। n आपको फाइंड करना है, पड़ा रहने दो। d है आपके पास में, आप इस एपी से d निकाल लो भाई, d कितना है, गैप चल रहा है इधर 12 का, तो d आ गया आपके पास 12 इज इक्वल टू 53 इंटू डी वही है 12 + 132। सो n - 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, पहला काम 53 के आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे पास क्या आ रहा है 636 + 132, n - 1 इज इक्वल टू, इन दोनों का आप ऐड करेंगे
768 मल्टीप्लाई का 12 है, दूसरा जाएगा अपॉन में, तो इसको अपॉन से सॉल्व कर देते हैं 64, तो फाइनली n इज इक्वल टू 65, आपको n मिल गया यहाँ पे 65, तो दिस इज इट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ध्यान रखें वीडियो ताकि छोटी रहे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर रहा हूं, आप चाहिए तो पूरा सॉल्व करें, मतलब कि वीडियो को पीछे देख के वापस कर लो। नेक्स्ट हम आपको बोल रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ये बोला दो अलग अलग एपी है, ध्यान रखना एक एपी नहीं दो एपी है इस वक्त। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, इनका डी सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि इनकी 100th टर्म के बीच में गैप है 100 का। तो देखो 100 टर्म कैसे लिखेंगे, मेरी पहली एपी के 100 टर्म में अगर यूं लिख दूं कैपिटल ए 100, ध्यान रखना दो एपी है, मैंने इसको कैपिटल कर दिया, और दूसरी एपी 100 टर्म में अगर यूं लिख लूं शॉर्ट ए 100, तो बोले इनका डिफरेंस है ना माइनस, माइनस आता है 100 के इक्वल। सवाल ने ऐसा बोला, ध्यान रखिएगा। तो बोले अगर ऐसा है तो आप इनकी 1000 टर्म के बीच का गैप बता दो क्या आएगा। ठीक है, अगर इनकी 100 टर्म के बीच का गैप 100 है तो 1000 टर्म के बीच का गैप कितना आएगा, आप गैस करो कितना आएगा। आपके हिसाब से में कुछ बच्चे जरूर बोल रहे होंगे सर 100 के बीच में 100 है तो 1000 के बीच में 1000 हो जाएगा। नाउ लेट्स चेक, फॉर्मूला से अप्लाई करके देखते हैं ना, पता लगेगा। तो अगेन मेरे पास तो एक ही काम है, जो दिया है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो ए 100 का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस 99d माइनस ए 100 का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस 99d इज इक्वल टू 100। नाउ सबने बोला था कॉमन डिफरेंस सेम है, ऐसे मैंने दोनों का डी सेम रखा है, लेकिन दोनों का ए अलग रखा है क्योंकि अलग अलग ए है। सो प्लस 999d, और ये देखो ये माइनस है, ये माइनस अंदर के इन दोनों डिजिट्स को माइनस करवा लेगा क्योंकि ब्रैकेट खोलने पे होती है मल्टीप्लाई, माइनस के ए से मल्टीप्लाई माइनस, माइनस के प्लस से मल्टीप्लाई माइनस, और प्लस का 99d माइनस का 99d गया, बच्चा a माइनस ए इज इक्वल टू 100। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, पढ़ा रहने दो। अब चलिए वहां, तो आपको ये तो फाइंड करना है a 1000 माइनस a 1000, अगेन फॉर्मूला रख दो अपना a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस आपको पता है इन दोनों को फिर से माइनस कर देगा, तो प्लस 999 माइनस 999d गया, बच गया कैपिटल ए माइनस शॉर्ट है, और कैपिटल ए माइनस शॉर्ट है की वैल्यू आपने निकाली हुई है 100। सो अगेन सेम वैल्यू यहाँ रहेगी 100। सो इस तरह से इनकी 1000 टर्म्स के बीच का गैप भी 100 ही रहेगा, 1000 नहीं आएगा। सो आराम से देखो, कोई दिक्कत लगे तो पूछो, वरना थोड़ा पीछे करो, दोबारा देखो इसको। चलिए आगे चलेंगे हम। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे, नेक्स्ट हम आपको बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ध्यान से देखेंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट के जो नंबर होता है, ठीक है, जस्ट लाइक 567 786 1 2 3, तो 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर है जो 7 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। सो देखो इसके लिए भी वही चीज एपी तो बनानी पड़ेगी, बिना एपी के इधर कोई भी सम सॉल्व नहीं होगा। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर की, तो देखो 3 डिजिट के नंबर शुरुआत होती है 100 से और मैक्सिमम पे जाता है 999 तक, यानी मेरी एपी जो वो 100 से लेकर 999 तक के बीच में रहेगी। लेकिन ध्यान, मेरी एपी 100 से शुरू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सवाल ने बोला है 100 से लेकर 999 के बीच में 7 से डिविजिबल डिजिट्स। तो क्या 100 7 से डिवाइड होता है क्या? आप डिवाइड करके पहले चेक कर रहे हैं, 100 डिवाइड नहीं होता। सो आगे बढ़ो, 101 102 103, ध्यान ये भी डिवाइड नहीं होते। सो 100 के बाद में सबसे पहली डिजिट जो 7 से डिवाइड होती है दैट इज 105, यानी आपकी एपी 100 से नहीं 105 से शुरू की। एक बार जस्ट दोबारा बोलता हूं, सब ने आपको दिया कितने तीन डिजिट्स के ऐसे नंबर हैं जो 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो देखो 100 से ये शुरू होता है, 100 7 से डिवाइड नहीं होता, 101 102 3 4 ये भी डिवाइड नहीं होता, 105 डिवाइड होता है। सो दैट इज एपी शुरू करेंगे 105 से। आपको बोला 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो 105 के बाद में आता है 112 119, ध्यान है ना, जो 7 से डिवाइड होता है ओनली वही, और कोई डिजिट नहीं चलेगी यहाँ। तो यूं करते हुए लास्ट डिजिट है हमारे पास 999। तो जैसे आपने 100 को चेक किया कि 7 से डिवाइड नहीं होता, सेम एज 999 को चेक करो। तो ये 999 7 से डिवाइड नहीं होता, ऐसे मैं 999 नहीं ले सकता, उसके बाहर जाऊंगा तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा 1000, 3 डिजिट में रहना है। तो 999 नहीं तो 998 ट्राई करो, 7 6, तो यूं करके ये भी नहीं जाते। कौन सॉल्व होता है? सॉल्व होता है 994। ठीक है, ध्यान ना, आपको चेक करना पड़ेगा 7 से कौन डिवाइड होता है। तो इस तरह से ये आपको मिल गई एपी। तो मैंने आपको एपी दे दी, सवाल बोल रहे ऐसे कितने नंबर हैं, यानी वो आपसे मांग रहा है एन इसका। तो देखो ए आपके पास पड़ा है 105, डी गैप आपके पास यहाँ पे 7, लास्ट टर्म ए एन है आपके पास 994, और आपको एन फाइंड करना है। वो आप खुद ही फाइंड कर लें, आपको फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां से आप एन फाइंड कर लेंगे इसका।
ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और आगे चलो। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हम बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखो सेम तरीके का सवाल है। इस वक्त ये आपको बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे डिजिट्स है जो 4 से डिवाइड होता है। तो देखो 10 और 250 के बीच में रखना 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 10 डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता है। 11 नहीं होता, 12 होता है। यानी आप एपी शुरू करें 12 से, 12 के बाद में सीधा 16, 20 जो 4 से डिवाइड होता है। अप टू 250 डिवाइड नहीं होता, 250 से जस्ट नीचे 249 डिवाइड नहीं होता, 248 4 से डिवाइड होता है। तो 248। और अगेन बेसिक सवाल की तरह आपको इसका n निकालना है, बाकी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप सिंपल से इसका n फाइंड कीजिए। चलिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट सम, अब ये सम थोड़े से इंटरेस्टिंग है जो मुझे आपको करवाने हैं, तो देखें। तो अगले सवाल में आपको दो एपीज दे रखे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17। तो मेरे को दो एपी दे रखे, मेरा पहला काम मैं इन दोनों एपीज को नोट करूंगा। एक एपी एरी और एक एपी दिया 3, 10, 17। तो देखो इस एपी में ए है मेरे पास 63, इसका डी है मेरे पास 65 माइनस 63 करके 2। इस एपी में आऊंगा तो इसका ए है मेरे पास 3। ध्यान रखिए क्योंकि दो अलग अलग एपी है, इसलिए मैं दोनों को शॉर्ट यानी सेम कैरेक्टर से नहीं लिख रहा, उसको शॉर्ट किया, उसको कैपिटल कर देता हूं। और इसका डी है मेरे पास 10 माइनस 3 करके 7। ठीक है, तो मैंने इसका ए और डी दोनों लिख लिया। अभी बोल क्या रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म, nth टर्म दोनों इक्वल होनी चाहिए। nth टर्म मतलब nth टर्म की वैल्यू इक्वल मांग रहा है, वैल्यू मतलब an। तो सवाल बोल रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म है इन एपी की जो दोनों फाइनल इक्वल आएंगी, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो एक कौन होंगी भाई, nth टर्म की वैल्यू है an। तो पहली एपी का an और दूसरी एपी का an ये बोल रहा है इक्वल होना चाहिए, ऐसे मैंने दोनों को लिखा an इक्वल टू an। इनके नीचे इनका फॉर्मूला रख दो। an का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू इस an का लगाओगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज प्लेस करो, 63 प्लस n नहीं पता, माइनस वन इंटू डी है इसका 2, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है इसका 7। ठीक है, मुझे n फाइंड करना है, तो ठीक है n फाइंड करते हैं ना। 63 प्लस का 3 इधर ले आता हूं मैं, तो ये हो गया 63 माइनस 3 n माइनस वन इंटू 7। एक तो ये पड़ा और ये भी n माइनस वन n की टर्म है, इसको भी उधर ले जाता है, माइनस में जाएगा n माइनस वन इंटू 2। तो ये हो गया 63 माइनस 3 करके 7n माइनस वन में से 2n माइनस वन लेस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 5n माइनस वन। समझ आया ना, 7n माइनस वन 2n माइनस वन लेस करेंगे तो 5n माइनस वन। 5 से आपका 60 जाएगा 12 टाइम पे, क्योंकि मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा। सो फाइनली माइनस का 1 दो सब जाएगा तो ये हो जाएगा 13, यानी n आपको मिल रहा है यहाँ पे 13। सो फाइनली होगी इस तरह से आपके n की वैल्यू। अगेन होप सो समझ तो आया ही होगा, और फिर भी दिक्कत लगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम आपको डिटरमाइन द एपी। आप एपी बताइए whose third term is 16, जिसकी थर्ड टर्म 16 है। थर्ड टर्म 16, a3 is equal to 16 and seventh term exceeds, सेवंथ टर्म यानी सातवीं टर्म एक्सीड करती है। एक्सीड का मतलब पहले भी बताया था मैंने, प्लस करना। तो सेवंथ टर्म एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म को, यानी सेवंथ टर्म एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म को कितने से भाई, बाई 12 प्लस 12। अगेन जो जो चीज दे रखी है सबके फॉर्मूला अप्लाई किए जाओ। इसको एपी चाहिए, a3 की जगह a3 का फॉर्मूला लगाएं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इधर आओ a7 का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d। ये a5 का मैंने फॉर्मूला लगा दिया प्लस 12। तो प्लस a माइनस a आपका चला गया, प्लस का 4d इधर आएगा, माइनस करवाएगा, ये बचेगा आपका 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई का 2 नीचे गया 6, ये d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू को इधर प्लेस कर लें आप, a प्लस 2 इंटू डी की जगह d की वैल्यू रखोगे 6 इज इक्वल टू 16। ये हो गया 6 2 12, 12 जो उधर जाएगा माइनस करवाएगा तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 4। तो a आ गया आपके पास में 4। तो देखो आपकी एपी शुरू होगी 4 से, और 4 के बाद में एपी शुरू हुई 4 से, अगली टर्म क्या आ जाएगी 6 के गैप से 10 16 22। तो ये आपकी बन गई अगली एपी। तो शायद अगेन इसमें भी कोई दिक्कत आपको ना रही हो। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल आपको क्या बोल रहा है, लेट्स सी। तो नेक्स्ट हम आपके पास में कि फाइंड द 20th टर्म। आपको 20th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A20 आपको फाइंड करना है। 20th टर्म यानी कि A20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी आपको दे रखी है 3 8 13, 3 8 13 से लेकर 253।
तो देखो ये सम थोड़ा सा अलग है आपके लिए, कि सवाल ये बोल रहा है कि आपको इस एपी की 20th टर्म निकालनी है, लेकिन लास्ट से। एक तो हम आगे से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 यूं काउंट करते हैं, लेकिन ये सवाल बोले पीछे से 20th होना चाहिए। सो सवाल जब भी आपसे बोले ना कि पीछे से 20th टर्म, सो आप भी बस थोड़ा सा चेंज कर दो। देखो आपको बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला आपके पास है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। सवाल में पीछे से मांगे, देखो क्योंकि हम जब आगे से काउंट करते हैं तो हमारे सबसे पहली टर्म होती है ये, जिसे हम बोलते हैं a। लेकिन अगर हम पीछे से आए तो हमारे पास सबसे पहली टर्म हो जाएगी ये, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे, या तो आप an बोलोगे या इसको बोलोगे l। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, ध्यान रखना ये an भी हो सकता है l भी हो सकता है, तो अभी अपन an मानते हैं इसको। सो आप एक जगह कर लेंगे an माइनस, यानी बस फॉर्मूला हल्का सा चेंज कर देंगे। जनरल फॉर्मूला ये है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से सुनना, l का मतलब लास्ट टर्म, तो मैं यहाँ पे l की जगह रख रहा हूँ an, ठीक है, क्योंकि ये पीछे से आ रहा है। बाकी सेम है, आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे इसको। ये आपसे वैल्यू तो मांग रहा है तो निकाल लो भाई। लास्ट टर्म में आपके पास 253 माइनस n माइनस 1, n है आपके पास 20 माइनस 1 यानी 19, डी कितना है भाई आपके पास, देख लो आप, डी यहाँ पे 5 का। सो 253 माइनस 19, 5 जा तो 19, 5 जा क्या होता है भाई, 19 5 जा आपके पास होता है 95। ठीक है, तो फिलहाल आपके पास बचा है सिर्फ 158 और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सो जब भी आपको नेक्स्ट समय ऐसा कभी भी पूछे कि पीछे से 20th टर्म, पीछे से 50th टर्म, तो पीछे वाले टाइम में हमेशा आप फॉर्मूला लगाएंगे ये, ठीक है, जो हो गया आपके पास l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना मैं इसको l बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म को l से शो किया जाता है। हाँ, मैं आपको यहाँ पे ज्यादातर an रख के ही बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी। अब ध्यान रखना, फिर से थोड़ी सी वैरायटी इसने दे दी है। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, 4th टर्म और 8th टर्म का सम आपको दे रहा है 24, और फिर एक तरफ से आपको बोल रहा है 6th और 10th टर्म का टोटल। तो भाई 6th टर्म और 10th टर्म का टोटल ये है आपके पास 44। बोला एपी बता दो इसकी, तो मेरे को तो फिर से केवल इतना ही पता है, जो चीज दे रखी है फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। A4 का फॉर्मूला आप रखोगे a प्लस 3d, A8 का फॉर्मूला रखोगे a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, A6 का फॉर्मूला a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। नाउ a प्लस a 2a प्लस 3d 7d हो गया आपके पास 10d इज इक्वल टू 24, a 2a प्लस ये हो गया 14d इज इक्वल टू 22। ये पूरी इक्वेशन 2 से सॉल्व हो रही है, 2 से सॉल्व कर दो, आपके पास बचेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ध्यान ना, पूरी इक्वेशन 2 से सॉल्व होती है, मैंने सबको डिवाइड कर दिया। ये भी पूरी इक्वेशन 2 से सॉल्व हो रही है, आप कर लें a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। आगे का मैं नहीं करूंगा, आगे का आप खुद करेंगे, आपको पता है क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। इस पूरे को उठा के इसके नीचे ले आओ, जैसे आप नीचे लेके आओगे आप एलिमिनेट करोगे, आपको यहाँ से मिलेगा d, उसको यहाँ ले आओ वापस, यहाँ पे आपको मिलेगा a, तो a और d मिल जाएगा, रिजल्ट आप निकालेंगे इसकी AP। अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम आपको बोल रहे हैं, अब देखो नेक्स्ट जो 2 सम है काफी ज्यादा इजी है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप खुद ही बताएंगे। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, कि सुब्बा राव ने जो है 1995 में काम शुरू किया था एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। तो देखिए बोले 5,000 रुपए की सैलरी के साथ उन्होंने काम शुरू किया, मतलब इस एपी की शुरुआत 5,000 से है। तो सबसे पहली टर्म को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहली टर्म को हम बोलते हैं ए। तो इसका ए है 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। 200 रुपए हर साल इनके बढ़ जाया करते थे। तो हर साल अगर 200 रुपए बढ़ रहा है, इट मींस ये है आपके पास में इसकी डिफरेंस, ठीक है, यानी कि पहले साल 5,000, 2 साल 5,200, देन 5,400, इस तरह से इनकी एपी चल रही है। और ये बोल रहा है कि कौन से साल इनकी इनकम 7,000 रुपए हो चुकी थी। तो देखो मैं आपके लिए बस एपी बना देता हूं। 5,000 से शुरू हुए और हर साल इनकी 200 रुपए सैलरी बढ़ रही थी। ये आपसे पूछा है 7,000 कौन से साल पे हुई, तो देखो ये मैंने एन दे रखा है, आप इसका एन फाइंड कर दो। एपी आपके सामने पड़ी है, सिंपल से आपको एन फाइंड करना है। नेक्स्ट सेम सवाल, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली ने 5 रुपए अपने सबसे पहले वीक पे बचाया, वो सेविंग्स कर रही है, तो सबसे पहली जो इसकी सेविंग है वो 5 रुपए की। उससे हम बोले कि अपनी जो सेविंग है वो हर बार 1.75 रुपीज से बढ़ा देते हैं। तो देखो ए आपके पास हो गया 5, हर बार 1.75 रुपीज से बढ़ा, तो डी हो गया आपका 1.75। और ये बोल रहा है कि कब उसकी सेविंग जो है 20.75 हो जाएगी। तो ये आपके पास है एन 20.75, आपको फिर से एन फाइंड करना है। तो ये दोनों सवाल काफी ज्यादा इजी थे लास्ट में जो दे रखे हैं, तो ये दोनों सम आप खुद ही सॉल्व करें, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो देखो ये तो थे एनसीईआरटी से जो सम्स थे। मैं थोड़े सम्स के बारे में बात कर लेता हूं जो आरबीएससी के पास है, और अगर आपके बुक में सवाल नहीं है तो देखो आरबीएससी बुक को अगर देखा जाए तो पहले सम आपको दे रखे हैं कि 10th टर्म ऑफ एपी।
तो देखो ये आपको एपीएस दे रखे, इन एपीएस से आप ए निकालोगे डी निकालोगे। मैं अगर पहले सवाल की बात करूं 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12, तो ए आपके पास हो गया 2, अब इनका डी निकालेंगे 7 - 2 करके 5, और आपको 10th टर्म यानी कि एन दे रखा है 10, तो आपको ए एन निकालना है। दूसरा सवाल है जिसमें आपको दे रहा है जैसे सेकंड सम, विच टर्म ऑफ एपी इज 21 18 15 इज ए माइनस का 81। तो देखो ए दे दिया, आपको डी मिल जाएगा 18 - 21 करके माइनस का 3, और माइनस का 18 जो लास्ट में दे रखा है वो क्या दे रखा है, एन की ए एन। ओके, ये आपको दे रखी है क्योंकि वैल्यू है, मतलब ये आपके पास ए एन है। तो आपके पास ए पड़ा है, आपके पास डी पड़ा है, आपके पास ए एन पड़ा है, आपको एन निकालना है। जैसे ये वाला समझा नहीं तरह से आपको सिंपल सा एन निकालना है। If 6th term and 17th term of an AP are 19 and 41, तो 6th term यानी कि A6 आपको दिया 19, A17 आपको दिया 41, और ये आपसे बोल रहा है कि आप इसकी 40th टर्म फाइंड कर दो। तो देखो ज्यादा कुछ तो नहीं करते, बट इसलिए मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं। सवाल आपको क्या बोला था कि 6th टर्म है आपके पास 19 और 17th टर्म है 41, 17th टर्म है 41, तो आप इसकी 40th टर्म की वैल्यू फाइंड कर दो, आप इसका A40 फाइंड कर दो। तो देखो फिर से वही A60 का फॉर्मूला लगाओगे A + 5D = 19, इधर से आप A17 का फॉर्मूला लगाओगे A + 16D = 41, इन दोनों का आप एलिमिनेशन करोगे, D निकालो, उसके बाद A आ जाएगा, और इसके साथ में आपको A40 चाहिए तो A + 39D इसका फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आपने अभी जो एनसीईआरटी वाली बुक के सवाल किए थे वो सारे सेम ही सवाल रहेंगे, कोई अगर अलग मिलता तो मैं जरूर करवाता हूँ, बाकी सब आप यूं देखें। फिर बोला इफ 3rd टर्म एंड 9th टर्म, तो ये सेम टू सेम सवाल आपके पास एनसीईआरटी वाली बुक से आ रखा है, तो आप वहां देखें, यानी थोड़ा सा वीडियो को बैक करें। नेक्स्ट, इफ 3rd टर्म ऑफ एन एपी इज 16 एंड 7th टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म, तो देखिए इसके भी इक्वेशन बना, तो हालांकि ये सवाल भी आपका एनसीईआरटी वाली बुक में था, बट फिर भी हिंट देता हूं, सॉल्यूशन आप करें। तो सम आपको बोल रहा है कि 3rd टर्म ऑफ एन एपी इज 16, यानी A3 आपको दे दिया 16, देन आपको बोल रहा है 7th टर्म इज 12 मोर, 12 एक्स्ट्रा है इसके 5th टर्म से, यानी A5 से। फाइंड द एपी। अगेन आओ, A3 का फॉर्मूला रखोगे A + 2D = 16, इधर से A7 का फॉर्मूला रखोगे A + 6D = A + 4D + 12 प्लस A, जो प्लस का इधर माइनस आएगा दोनों कट जाएंगे। मतलब ये सवाल तो हमने कर ही दिया था, ठीक है, 2D = 12, इस तरह से इधर ले आओ, सवाल कर चुके हैं हम इसको एनसीईआरटी वाले में। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ये सम भी हम कर चुके हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। अब देखो ये याद हो तो ये बोले लास्ट से 11th टर्म, तो लास्ट वाले टाइम पे हम फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, L - n - 1 × D, L - n - 1 × D, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। L का मतलब लास्ट टर्म, जो आपको एपी में लास्ट टर्म दे रखी है, तो 7th और 8th दोनों सवाल ऐसे ही हैं। नेक्स्ट, देयर आर 60 टर्म्स, ये बोला कि एपी में 60 टर्म्स है, n हो गया 60। इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 7 and 155, ये बोल रहा है फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको दे रहा है 7, यानी A हो गया आपके पास 7, लास्ट टर्म देखो इस एपी में 60 ही टर्म्स थे, तो लास्ट टर्म यानी A60 आपको दे रहा है 125, तो क्या चाहिए भाई इसको, देन फाइंड इट्स 32 टर्म, इसकी 32nd टर्म जो है यानी A32, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर दो क्या है। तो देखो A60 का फॉर्मूला रखेंगे A + 59D = 125, A की वैल्यू आपके पास पड़ी है 7 + 59D = 125, 59D = प्लस का 7 दूसरा जाएगा माइनस करवाएगा, तो माइनस करके यहाँ आ जाएगा आपके पास 118, प्लस का मल्टीप्लाई का 59 दूसरा जाएगा डिवाइड करवाएगा, डिवाइड करके आ जाएगा 2, तो देखो D आ गया 2, A32 की वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला लगाओ A + 31D, आपके पास A भी पड़ा है 7, आपके पास D भी पड़ा है 2, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो। और फिर लास्ट इसका बोल रहा है हाँ ये सम जरूर देखने लगा, तो प्लीज एनसीईआरटी बुक वाले आप भी इसको जरूर ही देखना काफी अच्छे से। और मैं काफी देर से बार बार एनसीईआरटी आरबीएस से करने लग रहा हूँ, तो ध्यान रखो इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से बुक ले रहे हो, बात इतनी है कि जो सिखाना चाह रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। लास्ट टर्म 4 नंबर्स आर इन एपी, बोले 4 नंबर्स हैं जो एपी में है, तो ठीक है 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स मैंने ले लिए जो बोल रहे हैं एपी में। इस सम ऑफ द नंबर्स इज 50, बोले इन सबका टोटल जो है 50 है, ठीक है भाई इन सबका टोटल 50, क्या है टर्म्स नहीं बता रखी। एक और हिंट दे रहा है, लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, लार्जेस्ट नंबर ये जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वो छोटे वाले का 4 टाइम है। तो देखो पहली बात एपी नहीं पता कर लेता है, जबरदस्ती बनाते। देखो किसी भी एपी का सबसे पहला टर्म होता है ए में आप इसका जब गैप ऐड कर देते हो तो वो बनता है इसका सेकंड टर्म, यानी डी आप जब ऐड कर देते हो तो ये हो जाता है A + D, इसमें एक और डी ऐड कर दो
तो आपके पास अगली टर्म बन जाती है ना a+2d, ये हो जाएगा a+3d। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुने, जैसे मैं एक KP ले लूं 5, 7, 9, 11, तो आप देखिए पहला टर्म है 5 में जैसे मैं इसका गैप यानी 2 ऐड करूं तो हो गया 7 में वापस 2 ऐड करूंगा 9 में वापस 2 ऐड करूंगा 11, ऐसे तो होता है। तो मैंने पहली टर्म ले ली a में इसका गैप यानी d ऐड करूं तो हो जाएगा a+d, उसमें d ऐड करूंगा a+2d, a+3d। तो इस तरह से मैंने एक AP यहां पर सपोज कर दी। तो जैसे AP सपोज कर ली, अब इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, तो इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या आएगा 1 2 3 4 4a प्लस d प्लस 2d प्लस 3d, ये मिला के हो गया 6d इक्वल टू 50। पूरी इक्वेशन 2 से सॉल्व हो रही है, 2a प्लस 3d इक्वल टू 25। ध्यान रखना 2 से सॉल्व करने का मतलब 2 से डिवाइड करना, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता यहाँ, क्योंकि मेरे पास ना तो a की वैल्यू है ना मेरे पास d की वैल्यू है। सबने एक और आपसे बात कही थी, सबने आपको एक और जो बात कही थी वो ये कही थी कि जो लास्ट टर्म है वो पहली टर्म का 4 टाइम्स है, यानी कि a प्लस 3d 4 टाइम में आपकी पहली टर्म यानी a का। तो यहां से वैल्यू निकाल लेता है ना, 3d इक्वल टू प्लस का a दूसरा जाएगा माइनस a करवाएगा, 3d इक्वल टू 4a माइनस a, 3a, 3 से 3 गया तो फाइनली d इक्वल टू a। तो मैं इधर a की जगह अगर d रख दूं, क्योंकि a और d दोनों इक्वल है ध्यान रखना, तो एक जगह मैं d रख दूं तो 2d प्लस 3d इक्वल टू 25, 5d इक्वल टू 25, d इक्वल टू मल्टीप्लाई का 5 दूसरा डिवाइड करवाएगा, डिवाइड करके आ जाएगा 5। तो फाइनल d हो गया आपके पास में 5, यानी गैप है 5 का। और ये साफ बोल रहा है कि d और a इक्वल है, मतलब a भी आपके पास में 5, a क्या होता है पहली टर्म, तो आपकी AP शुरू होगी 5 से और गैप भी 5 5 का है, तो 5, 10, 15, 20। सबने बोला था 4 टर्म्स, तो ये 4 टर्म्स। सबने बोला सबका टोटल 50 होना चाहिए, आप चेक कर लें इन सब का टोटल भी 50 बनता है। सवाल ने ये भी बोला था कि पहली टर्म का 4 गुना है लास्ट टर्म, तो देख ले 5 4 20। तो इस तरह से 5.2 RBSE और CBSE की तरफ से NCERT, तो इन दोनों बुक्स में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये था आपके पास 5.2। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करने में मत हिचकिचाइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन वहां पे दूंगा। आई होप सो आपको 5.2 जरूर समझ में आएगी। और जैसे मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो, हाँ मुझे पता है काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन ये लंबी होने के चक्कर में आप इतना भी ध्यान रखें मैंने हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको दिया है, ठीक है। तो जब भी आपको दोबारा मतलब कि इस चैप्टर को रिवाइज करना हो, टेस्ट करना हो, तो एक बार ये वीडियो वापस देख लेना, जल्दी जल्दी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज सिद्धवेद के बाकी वीडियोस भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय, थैंक यू।